तारीख 28 जून 1914। सुबह के यही कोई 11 बज रहे थे। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो में किसी अनाथालय में बच्चों से मिलने के लिए रवाना हुए। वे दोनों गाड़ी में सवार थे। गाड़ी सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला गावरिलो प्रिंसिप नाम का छात्र उनकी गाड़ी के सामने आ धमका, और जब तक कोई कुछ समझ पाता उसने फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। लिहाजा ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वो 48 घंटे के भीतर इस घटना के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और अपराधियों को अपने शिकंजे में ले। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की इस मांग को दरकिनार कर दिया। सर्बिया के इस इनकार से ऑस्ट्रिया आग बबूला हो उठा। नतीजा ये हुआ कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते दुनिया के दूसरे देश भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और इस तरह से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के तमाम देश इस युद्ध में कूद गए। इस लड़ाई में दुनिया ने तबाही की उस तस्वीर को देखा जिसे कोई दोबारा नहीं देखना चाहेगा। ये था प्रथम विश्व युद्ध, जो न सिर्फ 20वीं सदी के जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में महान संकटों में से एक था, बल्कि इसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। पहले विश्व युद्ध में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई और आज भी इसे इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार के तौर पर देखा जाता है। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया के सामने 2 अहम सवाल खड़े कर दिए। पहला, कि क्या सिर्फ फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या इस जंग की असली वजह थी? क्या 2 व्यक्तियों की हत्या इतनी बड़ी बात थी कि दुनिया के तमाम मुल्क एक दूसरे के और खासकर इंसानियत के दुश्मन बन गए? और दूसरा सवाल ये कि जब हत्या को बोस्निया के व्यक्ति ने बोस्निया के शहर में अंजाम दिया था, तब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया के बजाय सर्बिया को इस घटना का जिम्मेदार क्यों माना? असल में यह सवाल जितना दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प इसका जवाब भी है। आज इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। बताएंगे आपको कि इस जंग के लिए फर्डिनेंड की हत्या तो महज एक बहाना भर था, असल बात तो कुछ और थी। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से भी आपको रूबरू कराएंगे और हर एक पहलू की पड़ताल करेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। दुनिया में कोई भी जंग 1 या 2 वजहों से नहीं होती और खास तौर पर वर्ल्ड वॉर तो बिल्कुल नहीं। ऐसे युद्धों की पृष्ठभूमि पिछले कई सालों से तैयार होती है और इस तनातनी के पीछे इतनी जटिल परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं कि उन्हें कुछ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब रूस यूक्रेन जंग की ही मिसाल ले लीजिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन लाख कहें कि उन्होंने यूक्रेन पर सिर्फ इसलिए हमला किया कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन इसे पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता। अगर ऐसा होता तो रूस 2014 में ही यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा नहीं करता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन संकट के अपने दूसरे ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण हैं, लेकिन दुनिया के सामने जो कारण पेश किए गए वो अलग ही हैं। इसी तरह पहले विश्व युद्ध को शुरू करने में फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या ने चिंगारी भड़काने का काम तो जरूर किया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि दशकों से तैयार हो रही थी। दरअसल 19वीं शताब्दी के आखिर में दुनिया तेजी से बदल रही थी। अगर हम और बारीकी से कहें तो यूरोप तेजी से बदल रहा था। लगातार नए नए आविष्कार हो रहे थे। टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, एयरक्राफ्ट वगैरह में यूरोपीय देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वहीं ये देश नई नई संधियां भी कर रहे थे। इन संधियों का मूल भाव ये था कि अगर एक देश पर कोई दुश्मन देश हमला करता है तो दूसरा उसके बचाव में साथ लड़ेगा। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि वर्तमान में नाटो देशों के बीच सामूहिक रक्षा का समझौता, जिसमें एक सदस्य देश के ऊपर हमला पूरे समूह पर हमला माना जाता है। इन संधियों का नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय देशों में गुटबाजी बढ़ने लगी। उधर बाल्कन प्रायद्वीप में नए नए देश आजाद हो रहे थे और इससे बाकी देशों में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से उभर रही थी। इसके अलावा शक्तिशाली यूरोपियन देश साम्राज्यवाद की होड़ में भी लगे थे। वे अफ्रीका और एशिया में तेजी से अपना विस्तार करना चाहते थे। इससे भी उनके बीच एक प्रकार की प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। मोटे तौर पर प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं।
गठबंधनवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद। सबसे पहले गठबंधनवाद को समझिए। पहले विश्व युद्ध से पहले कई यूरोपीय देश आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां करने में जुटे थे। जैसा कि मैंने अभी बताया, इन संधियों का मतलब था कि अगर किसी एक देश पर दुश्मन देश हमला करता है तो उस देश की हिफाजत के लिए सहयोगी देशों को आगे आना ही होगा। अब सवाल है कि ऐसे समझौतों की जरूरत क्यों पड़ी? असल में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान वर्चस्व की राजनीति यूरोपीय झगड़ों की सबसे बड़ी वजह थी। शक्तिशाली देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची थी। इन देशों में कभी एकता नहीं रही। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने दबदबे के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हों। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्ध इसके सबसे बड़े उदाहरण रहे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में राजनीतिक उथल पुथल तो चल ही रही थी। नेपोलियन की अगुवाई में फ्रांसीसी आर्मी ब्रिटेन, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, पुर्तगाल तमाम देशों से लोहा ले रही थी। उधर ब्रिटेन स्पेन से लड़ रहा था। मतलब ये कि सभी देश आपस में उलझे हुए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यूरोपीय शक्तियों के बीच शक्ति का संतुलन बड़ा कमजोर था। ऐसे में इन देशों को ऐसे समझौतों की जरूरत पड़ी जो यूरोप की महान शक्तियों के बीच शक्ति, राजनीतिक सीमाओं और प्रभाव क्षेत्रों के संतुलन को बनाए रख सके। इसके लिए एक आम सहमति बनी थी। इसे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप नाम दिया गया। इस सहमति की शुरुआत 1815 में हुई, जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो चुकी थी और वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस, बेल्जियम और अन्य देशों की गठबंधन सेना ने नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसमें पूरे यूरोप में तबाही मचाने वाले नेपोलियन की निर्णायक हार हुई थी। इसके बाद मित्र देशों ने संधियां कर फिर से यूरोप के मानचित्र को बनाने की कोशिश की ताकि महाद्वीप को खतरे में डालने वाले किसी भी शक्ति के उदय को रोका जा सके। हालांकि कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कभी औपचारिक संस्था का रूप नहीं ले सका। इसकी वजह थी कि संघर्षों को रोकने का इरादा रखने वाली यह संस्था हमेशा झगड़ों को रोकने में कामयाब ही नहीं होती थी। इसलिए 1820 का दशक शुरू होते ही यह सहमति लगभग टूट गई। असल में उस दौरान इटली की राजशाही सरकार के खिलाफ उदारवादियों ने क्रांति छेड़ दी। ऐसे में मित्र देशों में इस बात पर रजामंदी नहीं हो सकी कि इटली में उदारवादी विद्रोहों से कैसे निपटा जाए। इसके चलते उनमें मतभेद उभरने लगे। यूरोप की शांति को भंग करने के लिए इतना ही काफी नहीं था, उसकी शांति को दूसरे कारकों से भी चुनौती मिलने लगी थी। 1848 के बाद ब्रिटेन के गठबंधन न बनाने की रणनीति, ऑटोमन साम्राज्य में गिरावट, नया साम्राज्यवाद और बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा के उदय ने इसे चुनौती दी। प्रशा के राजनेता बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के सूत्रधार साबित हुए थे। उनकी अगुवाई में ही 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा ने एक युद्ध में जर्मन राज्य श्लेस्विग होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में डेनमार्क ने जर्मन परिसंघ की अगुवाई करते हुए ऑस्ट्रिया और प्रशा से दुश्मनी मोल ली थी। ऐसे में जब श्लेस्विग होल्स्टीन पर प्रशासन करने की बात आई, तब 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच ठन हुई। अब इन दोनों देशों ने आपस में युद्ध करने की ठान ली। इसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई और बिस्मार्क विजेता बनकर उभरे। इस जीत से जर्मनी में प्रशा का आधिपत्य स्थापित हो गया। यह वही दौर था जब बिस्मार्क जर्मनी को एकजुट करने में लगे थे और आखिरकार वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। 1871 आते आते जर्मनी का एकीकरण हो चुका था, लेकिन उसी दौरान फ्रांस और प्रशा के बीच भी एक युद्ध हुआ। मामला था कि स्पेन की गद्दी पर कौन बैठेगा। असल में नवंबर 1869 में स्पेन की गद्दी खाली हो गई। प्रशा के राजकुमार लियोपोल्ड के राजतिलक की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फ्रांस इससे चिंतित था। फ्रांस को लगा कि अब उसे दक्षिण और पूर्व दोनों तरफ से प्रशा की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वो बहुत तेजी से उभर रहा था। लेकिन इस जंग में बिस्मार्क की जीत हुई और इससे वो और मजबूत हो गया। देखते ही देखते जर्मनी एक जर्मन साम्राज्य में बदल गया। उधर फ्रांस 1871 में हुई हार का बदला लेने की ताक में लगा था। यह समझिए कि अगले 40 सालों के लिए यह फ्रांस का अहम मकसद बन गया था। चूंकि उस दौरान फ्रांस दुनिया की महाशक्तियों में से एक था, ऐसे में बिस्मार्क फ्रांस को अलग थलग करने की कोशिश में लग गया। दूसरी ओर वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस दो मोर्चों पर युद्ध से भी बचना चाहता था। ऐसे में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस के साथ 3 सम्राटों की एक लीग बनाई। लेकिन 4-5 साल बाद ही कहानी में एक और नया मोड़ आ गया, जब 1877-78 में रूस और तुर्की के बीच जंग छिड़ गई। इस युद्ध में रूस की जीत हुई। चूंकि तुर्की बाल्कन इलाके का मुल्क था, इसलिए ऑस्ट्रिया को लगा कि इस जीत के बाद बाल्कन में रूस का सिक्का जम जाएगा।
लिहाजा उसने लीग को भंग कर दिया। इसके पीछे रूस को लीग से बाहर करना मकसद था और यही हुआ भी। लीग के भंग होने के बाद रूस अलग हो गया, लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी फिर भी साथ रहे। अब इन दोनों देशों ने 1882 में अपने गुट में इटली को शामिल कर लिया। इस गुट को ट्रिपल अलायंस कहा गया। उधर जर्मनी वाली लीग से अलग होने के बाद रूस फ्रांस से मिल चुका था। दूसरी ओर स्थायी गठबंधन नहीं बनाने की कसम खाने वाले ब्रिटेन की रणनीति बिखरने लगी थी। उसका झुकाव मित्र राष्ट्रों वाले गुट की तरफ होने लगा था, जिसमें फ्रांस और रूस थे। 1904 में ब्रिटेन इस गुट में शामिल हो गया और इसे ट्रिपल एंटेटे नाम दिया गया। ये गुट एक दुश्मनी के तहत हमले की स्थिति में पारस्परिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए थे। हालांकि इन गुटों का मकसद आक्रामकता पर काबू पाना था, लेकिन साथ ही उनमें आक्रामक व्यवहार को प्रोत्साहित करने का अनदेखा परिणाम भी छिपा था। इससे एक खतरनाक माहौल तैयार हो गया, जहां ये देश ऐसे जोखिम लेने को तैयार थे जो शायद वे कभी नहीं लेते। इसलिए एक बार जब 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच जंग छिड़ी तो गुटबाजी ने तुरंत दूसरे देशों को भी जंग में खींच लिया। इस जंग की दूसरी बड़ी वजह थी सैन्यवाद, या यूं कह लें कि यूरोप में हथियारों की एक होड़ सी लग गई थी। जब यूरोप तेजी से बदल रहा था, तब उसका हर देश खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहता था। उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आया। इस मामले में दो मुल्क सबसे आगे थे और ये थे ब्रिटेन और जर्मनी। इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना इसकी बड़ी वजह थी। औद्योगिक क्रांति से ये देश बहुत अधिक विकसित हुए थे और इन्होंने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। दोनों देश अपने औद्योगिक परिसरों में मशीन गन, टैंक आदि का निर्माण करने लगे। यहीं से मॉडर्न आर्मी की संकल्पना शुरू हुई। 1870 से 1880 के दशक तक सभी प्रमुख शक्तियां बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर रही थी। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, रूस और कुछ छोटे देशों ने अपने यहां भर्ती प्रणाली शुरू की। इसके तहत वहां के युवा 1 से 3 साल तक सेना में सेवा दे सकते थे और अगले 20 साल रिजर्व बिताने की व्यवस्था थी। अब ये देश अपने रिजर्व में जवानों की भीड़ जुटाकर रेल के जरिए खास जगहों पर भेजने लगे। इन देशों ने लाखों की संख्या वाली सेना के लिए हथियारों और रसद का भंडार जमा कर लिया। ये देश अपनी सेनाओं पर इतनी मेहनत करने लगे कि 1874 में जर्मनी के पास अतिरिक्त 13 लाख रिजर्व के साथ 4,20,000 की नियमित पेशेवर सेना थी। 1897 तक नियमित सेना की तादाद 5,45,000 हो गई और 34 लाख रिजर्व जवान हो गए। इसी दौरान फ्रांसीसियों के पास 34 लाख, ऑस्ट्रिया में 26 लाख, रूस में 40 लाख रिजर्व जवान थे। ब्रिटेन ने अपना पूरा ध्यान रॉयल नेवी के निर्माण पर लगाया, जो पहले से ही जर्मनी और फ्रांस की नौसेनाओं के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी। 1911 में फ्रेंच जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के चलते अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। दरअसल अगादिर अटलांटिक महासागर से जुड़ा एक बंदरगाह था, जहां दोनों देशों की सेना एक दूसरे का मुकाबला करने को तैयार बैठी थी। हालांकि इसे सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज एम्परेटर का निर्माण किया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इससे ब्रिटेन और जर्मनी के बीच अदावत में इजाफा हुआ। उधर 19वीं शताब्दी में ही राष्ट्रवाद की भावना ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था। बाल्कन देशों में राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़कर देखा जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के पहले एक पोस्टर बना था, जिसमें कई देश एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। इसमें सर्बिया को सबसे छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया, मानो सर्बिया अपने पीछे खड़े ऑस्ट्रिया को कह रहा हो कि अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो रूस तुम पर हमला करेगा। इसी तरह अगर रूस ऑस्ट्रिया को मारता है तो जर्मनी रूस को मारेगा। प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काने में इसी पैटर्न ने काम किया। सभी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जबकि तात्कालिक तौर पर तनाव सिर्फ सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना भड़क रही थी, क्योंकि उस समय बाल्कन प्रदेश ऑटोमन या फिर तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इसलिए जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आजादी की मांग शुरू कर दी। अब आप याद करिए, जब आपको यूरोपीय देशों की गुटबाजी के बारे में बता रहे थे, तब हमने बताया था कि 1878 में तुर्की और रूस के बीच जंग हुई, जिसमें तुर्की की हार हो गई। असल में यह जंग उन बाल्कन देशों को तुर्की साम्राज्य से अलग करने के वास्ते हुई थी, जो सैकड़ों सालों से तुर्की के मातहत थे। उस जंग में तुर्की की हार हुई। उसी साल बर्लिन समझौता हुआ।
समझौता ये कि बोस्निया हर्जेगोविना का प्रशासन अब अस्थायी तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी के हाथों में रहेगा, लेकिन आधिकारिक रूप से वह तुर्की साम्राज्य का ही हिस्सा रहेगा। मगर यह समझौता बहुत दिनों तक चला नहीं। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा कर इसे अपने में मिला लिया। यही वो नियत थी जिसे हासिल करने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस को अपने गुट से अलग कर दिया था। असल में रूस बोस्निया हर्जेगोविना का बड़ा हिमायती था। ऐसे में जर्मनी और ऑस्ट्रिया जानते थे कि रूस के साथ दोस्ती रखकर इतना बड़ा मिशन पूरा नहीं हो सकेगा। मगर ऑस्ट्रिया ने अब जो कुछ भी किया था उससे भविष्य में तूफान के आमद की बुनियाद डल गई थी। करीब 400 साल तक तुर्की साम्राज्य के मातहत रहने वाले बोस्निया और हर्जेगोविना को आजादी मिलने के बजाय उस पर किसी और देश ने कब्जा कर लिया था और इससे वहां के लोगों में खूब गुस्सा था। असल में बोस्निया हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे। अगर मानचित्र को देखें तो पता चलेगा कि बोस्नियन लोगों का सर्बियन से न सिर्फ जातीय संबंध था, बल्कि उनके बीच एक भौगोलिक संबंध भी था। अगर पूर्वी यूरोप के देशों की बात करें तो इनमें ज्यादातर स्लाव लोग रहते थे। मौजूदा वक्त में भी ऐसा ही है। ये लोग इन अलग अलग देशों में जरूर फैले हुए हैं, लेकिन समान जातीय पहचान के चलते ये लोग जज्बाती तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं। मानचित्र में सबसे नीचे के देशों के नागरिक खुद को साउथ स्लेव्स कहकर पुकारते हैं। रूस का मानना था कि स्लाव अगर ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से आजाद हो जाता है तो वो उसके प्रभाव में आ जाएगा। यही कारण था कि रूस ने सर्वस्लाववाद आंदोलन को हवा दी। इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई। उधर 1881 में रोमानिया, 1908 में बुल्गारिया और 1912 में अल्बानिया आजाद हो गए थे। इससे बाकी देशों में राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई थी। ये देश आजादी से पहले की लड़ाई को ग्लोरी ऑफ वॉर कहते थे। राष्ट्रवाद की भावना उग्र हो गई और इसने यूरोपीय देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया। इससे बाल्कन इलाके में एक तरह की अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई। इसे यूरोप का पाउडर केग कहा गया। मतलब ये कि बाल्कन यूरोप का बारूद से भरा कंटेनर है जिसमें कभी भी आग लग सकती है। एक और वजह थी जिसने यूरोपीय देशों के बीच आपस में ही फूट पैदा कर दी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की मौजूदगी के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची। इसका परिणाम ये हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की नई नीति अपनाई। इस नीति में दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को मजबूत करना शामिल था। दरअसल 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद यूरोपीय देशों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को विदेशों में, खासकर अफ्रीका में विस्तारित करने की सोची। इस प्रतियोगिता ने यूरोपीय अभिजात वर्ग और व्यापक साक्षर वर्ग को भरोसा दिलाया कि पुराना यूरोपीय शक्ति संतुलन खत्म हो गया है और एक नई विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस प्रक्रिया ने शाही प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाया और प्रथम विश्व युद्ध को भड़काने में मदद की। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनकी कॉलोनी का विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी हो। इसे स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ कहा गया। यह समय 1880 के बाद का था जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफी देशों पर कब्जा था और वो बेहद कामयाब मुल्क था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्य की इच्छा में यूरोपीय देशों के बीच टकराव में वृद्धि हुई, जिसने पूरी दुनिया को पहली आलमी जंग में धकेलने में मदद की। ऐसे में जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई तब सर्बिया को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि सर्बिया जो बोस्निया को आजादी दिलाने में मदद कर रहा था वो इस हत्या में शामिल था। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि वो जल्दी आत्मसमर्पण कर दे और वो ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर सर्बिया ने रूस से मदद मांगी। इससे रूस को बाल्कन में दखल करने का एक और मौका मिल गया। सर्बिया की समस्या को कूटनीतिक स्तर पर हल करने के बजाय रूस ने इसका समाधान सैन्य कार्रवाई से करने का फैसला किया। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि वो अपने मित्र देश ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था। इसलिए जब रूस ने सैन्य कार्रवाई की तो जर्मनी भी पलटवार करने पर मजबूर हो गया। ऐसा होते देख धीरे धीरे यह दो देशों की लड़ाई ना होकर विश्व युद्ध में बदल गया। इसमें दो गुट लड़ रहे थे। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी वाले गुट को केंद्रीय शक्ति कहा गया
जिसमें ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। दूसरी ओर मित्र देशों का एक गुट था जिसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश थे। अमेरिका इस जंग में शुरू से शामिल नहीं था। वो अप्रैल 1917 में इस जंग में शामिल हुआ। हालांकि बेहद उकसावे वाले माहौल के बावजूद युद्ध के शुरुआती सालों में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन बिल्कुल तटस्थ थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मई 1915 में देखा गया, जब दक्षिणी आयरलैंड के तट पर एक जर्मन पनडुब्बी ने आरएमएस ल्यूस्टानिया नाम के ब्रिटिश यात्री जहाज को नष्ट कर दिया था। इसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें 128 अमेरिकी शामिल थे। अमेरिका फिर भी खामोश रहा, लेकिन 1917 के शुरुआती महीनों में एक गोपनीय चिट्ठी अमेरिका के हाथ लगी। इसमें दावा था कि जर्मनी ने ब्रिटिश द्वीपों के चारों ओर और तटीय जल पर गैर प्रतिबंधित पनडुब्बी हमलों की युद्ध नीति को बहाल करने का फैसला लिया है। बस यहीं से अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की उल्टी गिनती शुरू हुई और अप्रैल 1917 में वो जंग में शामिल हो गया। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ यह महायुद्ध आखिरकार 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आ गई, लाखों युवा मारे गए, नागरिकों ने अपनी जमीनें खो दी, दुनिया में शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई। इस जंग में हिस्सा लेने वाले देशों ने पैसा पानी की तरह बहाया। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च किया। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। इस स्थिति ने युद्ध के बाद महंगाई को जन्म दिया। इस जंग में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर दस्तखत के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। यह संधि दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास थी, लेकिन दुनिया के नेताओं की ये कोशिश भी नाकाम रही और 2 दशक बाद दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दूसरा विश्व युद्ध किस परिस्थिति में शुरू हुआ था और इसके क्या कारण थे, इन तमाम पहलुओं पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसे लेकर जो भी सुझाव या फीडबैक हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।